अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंजेस। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या होती है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी वो उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर? एंथैल्पी चेंज यानी डेल एच क्या होता है, रिएक्शन कब एंडोथर्मिक होगा, कब एक्सोथर्मिक होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि एनर्जी कब अब्जॉर्ब होती है और कब रिलीज होती है। जब भी दो एटम के दरमियान बच्चे बॉन्ड बनता है ना, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या होगी बच्चों? एनर्जी रिलीज होगी। सेकंड में क्या होगा कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी? हमें एनर्जी देना पड़ेगी, यानी एनर्जी क्या होगी बच्चों? अब्जॉर्ब्ड होगी। तो जब भी दो एटम के दरमियान में बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है तो एनर्जी उसको देना पड़ेगी, यानी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। और जब भी आपने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी जो है वो वहां से रिलीज होगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप बॉन्ड लिख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन एंड कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। अब ये जो सेंटर के बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? इसी तरह कार्बन कार्बन बॉन्ड में ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर हो। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी? द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एवरेज का मतलब नॉट अ सिंगल, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि आप सारी एनर्जीज का जो है वो सम लेके फिर उसको उसके नंबर पे डिवाइड कर देते हो। क्लियर? द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक यानी डिसोसिएट 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। 1 मोल का मतलब क्या होता है बच्चे? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई भी रिएक्टेंट आप लिखते हो या प्रोडक्ट बनता है, उसके शुरू में एक नंबर लिखा होता है जो बैलेंस के लिए हम लगाते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप एग्जांपल लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर? जनरलाइज मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। एसिड है HCl, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl और साथ में H2O। ठीक है, तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। मतलब जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है ना, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। तो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक यानी डिसोसिएट 1 मोल ऑफ द पर्टिकुलर बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है, जब दो डिफरेंट एटम्स हैं तो इनके दरमियान में बच्चों बॉन्ड भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो हर पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए उसकी अपनी एनर्जी होगी। ये जो बॉन्ड एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे E से, और जो एंथैल्पी चेंज है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल H से। तो हमारी बुक में बच्चों एवरेज एनर्जी का जो है वो एक टेबल मेंशन है। कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो कितनी है? 413 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह अगर हम कार्बन एंड कार्बन की लिखें तो ये है 348 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? ये वाली जो वैल्यू है ये है हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी। एवरेज का मतलब होता है कि सिंगल एनर्जी नहीं है, आपने ये एवरेज निकाली है। अब एक और डेफिनेशन है एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। एवरेज में बच्चों आप एनर्जी की एवरेज निकालते हो, मतलब वो आप 3 बॉन्ड्स की एवरेज निकाल रहे हो, 4 की एवरेज निकाल रहे हो, 5 की एवरेज निकाल रहे हो जो सिमिलर आइटम्स होंगे। क्लियर? अब एक होता है एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी जिसमें आप एवरेज नहीं निकालते, जिसमें आप एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी बताते हो। क्लियर? बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। यानी जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड है सब्सटेंस में उसकी जो एनर्जी होगी वो पर्टिकुलर एनर्जी, हम एवरेज नहीं निकाल रहे। तो यहाँ पे हम जस्ट पर्टिकुलर बॉन्ड की एनर्जी ही बताएंगे। सो दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल इथेन की, फिर प्रोपेन और उसके बाद है ब्यूटेन। आप जो है वो इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले इथेन क्या है? 2 कार्बन है तो ये आ जाएगा। ठीक है, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने तो उसी के हिसाब से आप बना लो। प्रोपेन है तो कितने कार्बन है? 3, तो इट मीन्स दैट 1 2 3। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 4, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट एंड लास्ट पे जो है वो 3 हाइड्रोजन आएंगे। सेंटर में 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, हमने यहाँ पे बताना है कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है और यहाँ पे भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी है। क्लियर? एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन केस ऑफ इथेन तो वो कितनी है बच्चों? 376 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? और अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी दैट इज 356 किलो जॉल
पर मोल। और अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी विच इज 352 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनमें एनर्जी का डिफरेंस है। जो इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 376 है, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जो प्रोपेन में है वो है 356, जो ब्यूटेन में है वो है 352। तो इसका मतलब है एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से भी आ रहा है। ठीक है, साइड पे जो एटम्स हैं, साइड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन वजह से भी आ रहा है। अब इथेन के केस में यहाँ पे सिर्फ जो है वो कार्बन कार्बन एक ही सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? बट अगर आप प्रोपेन में देखो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ इस साइड पे भी तो कार्बन है ना, ये भी तो बॉन्ड है ना। तो इसी तरह नीचे अगर देखो तो यहाँ पे 4 कार्बन है, 2 नहीं है। तो इट मीन्स दैट जब हम सिलेक्टिव कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करते हैं, अगर उसके इर्द गिर्द कोई एटम्स या मॉलिक्यूल हैं तो इट मीन्स दैट वो भी उसकी एनर्जी को चेंज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो बच्चे फिर एवरेज क्या होगी? एवरेज का मतलब होता है कि इन सारी एनर्जीज को हम करेंगे प्लस, और प्लस करने के बाद जो है वो जितने हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही वजह होती है कि जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है विच इज 350 किलो जॉल पर मोल टू 380 किलो जॉल पर मोल। क्लियर? तो इसमें रेंज करती है 350 से लेके 380 तक होती है एग्जैक्ट। जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज में आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और हम बच्चे जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें हम एवरेज एनर्जी ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? एग्जैक्ट नहीं करते, बिकॉज अगर एग्जैक्ट करेंगे वो तो हर मॉलिक्यूल के डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एवरेज में क्या होगा कि आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, फिर आप उसको जो है पुट करके आंसर निकाल सकते हो, मतलब आप इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 350 से लेके 380 किलो जॉल पर मोल तक। क्लियर? और इसके अलावा प्रैक्टिकली हम जो है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं बनिस्बत एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी के। क्लियर? तो एग्जैक्ट यही मैंने बताया ना कि एग्जैक्ट में जो है वो कुछ वेरिएशन आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स एंड एटम, जो उसके इर्द गिर्द भी है ना स्ट्रक्चर पे लगे हुए, तो वो भी इफेक्ट करेंगे। बट एवरेज में आपने एक एवरेज निकाल लेनी होती है। ठीक है, तो फिर उसको आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो, उसी को आप जो है वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अब नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? जब भी दो एटम को हम ज्वाइन करते हैं तो उन एटम्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उन दोनों को जोड़े हुए है उसको हम बोलते हैं वो है केमिकल बॉन्ड। क्लियर? तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल लिखो वाटर की, तो वाटर में O और H जो है ये बॉन्ड है, तो O और H के दरमियान ये जो है इसको हम बोलते हैं ये है केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड है दैट रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। तो इस बॉन्ड की जो एनर्जी है, ये केमिकल बॉन्ड है ना, तो इसकी जो एनर्जी है उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। तो ये जो केमिकल एनर्जी है दैट इज इंटर कन्वर्टेबल इनटू ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमने पढ़ा है ना कि एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि आप एनर्जी को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बट उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों हम पढ़ेंगे कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या है। यानी एंथैल्पी चेंज का मतलब आपके पास डेल एच की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि रिएक्शन कौन सा है, वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एच आर से। रेपिटेशन है जो भी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब आपने दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, यानी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल। तो जब एनर्जी अब्सॉर्ब होती है तो डेल एच क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? इसी तरह जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड जब बनते हैं तो एनर्जी बच्चों रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो डिफरेंस होता है ना इनका, वो डिसाइड करता है कि हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक इक्वेशन बनती है बच्चों तो उसमें जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा होता है। क्लियर? हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी को अब्सॉर्ब किया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। इन दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस। अगर तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो मीन्स जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो मीन्स जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या होगा? एंडोथर्मिक। क्लियर? तो इसका मतलब है इनका डिफरेंस ये डिसाइड करता है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ओवरऑल रिएक्शन के बारे में ये दो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको देख लेते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होगा? एक इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के बॉन्ड बचे होते हैं ब्रेक। जब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे तब वो बनाएंगे क्या? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जाके बॉन्ड क्या हो जाता है बच्चों? बन जाता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उनको ब्रेक करने के लिए आपको क्या होगी? एनर्जी देना पड़ेगी, वो मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। क्लियर?
तो जब वो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करेगा तो दूसरी तरफ जब नया बॉन्ड बन रहा है तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। क्लियर है? तो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी, इन दोनों को हमने लिख लेना है। फिर हमने इन दोनों का निकालना है डिफरेंस। अगर तो डिफरेंस नेगेटिव आया तो मीन्स ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आया तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। अब उसी को यहाँ पे हमने पढ़ना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जब रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ मेकिंग अ न्यू बॉन्ड, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो साइन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है मींस नए बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। जब रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ मेकिंग अ बॉन्ड इज ग्रेटर देन हो देन अब्जॉर्ब एनर्जी इन बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इस केस में जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और जब अब्जॉर्ब होगी तो क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, पॉजिटिव। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल जो अब्जॉर्ब एनर्जी है इन बॉन्ड ब्रेकिंग, अब बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी एक मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब की है, ठीक है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर वो ज्यादा होगी किससे, रिलीज एनर्जी से, जो कि बॉन्ड की मेकिंग के दौरान रिलीज हो रही है। एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब ज्यादा होगी यानी डेल एच पॉजिटिव होगा, तो दोनों के डिफरेंस में वापस वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव साइन आएगा ना, तो रिएक्शन ओवरऑल क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो इन दोनों का डिफरेंस ये डिसाइड करता है वेदर द रिएक्शन इज एक्सो और एंडो। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2 और 2H2O। क्लियर? अब आप यहाँ पे जरा देखो तो यहाँ पे H और H बॉन्ड है। क्लियर? ये बॉन्ड है। क्लियर? और उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड देखें तो यही है ना, बिकॉज वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन ऐसे ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें दो बॉन्ड होंगे, दोनों बॉन्ड सेम ही होते हैं ये वाले, तो इसको हम एक ही लिख लेते हैं OH ही। क्लियर? यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ये भी क्या हो रहा है बच्चों, ये भी हो रहा है ब्रेक। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, इस केस में एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड होगी। क्लियर? यानी जो डेल एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ये वाला बॉन्ड यहाँ हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन, नए बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और जब बच्चों बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी क्या होगी, तो रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव होगी। और अब ओवरऑल रिएक्शन हमने बताना है, तो अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखो ना बच्चे, तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास जो डेल एच है वो नेगेटिव होती है, यानी ये वाला जो रिएक्शन है वो ओवरऑल क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और क्या है ये, ओवरऑल। इसका ना बच्चे एक सैंपल प्रॉब्लम है 6.1, वहां पे भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो चलो वहां पे हम एग्जैक्ट एनर्जीज के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखो सैंपल प्रॉब्लम 6.1, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज डाटा, ये डाटा आपको गिवन होगा। ठीक है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमने क्या करना है, हमने एंथैल्पी चेंज फाइंड करनी है, यानी हमने डेल एच के अकॉर्डिंग बताना है कि रिएक्शन कौन सा है। तो ये हमारे पास H बॉन्ड, H की एनर्जी दी हुई है, फिर O डबल बॉन्ड O की एनर्जी दी हुई है, फिर OH, फिर उसके अलावा HO बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है, और हमारे पास एक इक्वेशन भी दी हुई है बैलेंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इन वैल्यूज को करना है बच्चों पुट। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को राइट करते हैं। इक्वेशन क्या है, H2, और याद रखनी है इन एनर्जीज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस इक्वेशन हमने पुट करनी है। क्लियर है? हाइड्रोजन है और उसके साथ क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। क्लियर है? और उसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे हमारे पास जो है वो H बॉन्ड है। क्लियर है? और उसके अलावा O डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो OH है। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, वाटर क्या होता है, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह है तो कितने बॉन्ड होंगे, 2 OH बॉन्ड होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम 2 लगाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, 1/2। 1/2 का मतलब है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? अभी तक हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, अब हम एनर्जीज लिखते हैं जो ऊपर मेंशन है। अब H बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 436 किलो जॉल पर मोल। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 436। क्लियर? प्लस 1/2, और O डबल बॉन्ड O के लिए एनर्जी कितनी थी, 495 किलो जॉल पर मोल।
और जो 2 OH बॉन्ड है, सिंगल OH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है बच्चे? 463। अब ये क्योंकि 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्लियर? एक चीज़ तो है कि यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी बॉन्ड बन रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डेल एच आर नॉट। और जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सम ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास बच्चों रिएक्टेंट क्या है? तो पहले रिएक्टेंट लिख लेते हैं। ई एच बॉन्ड एच, यानी एच बॉन्ड एच की एनर्जी प्लस ई ओ डबल बॉन्ड ओ, ये दोनों रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट में हमारे पास एच बॉन्ड एच है और ओ डबल बॉन्ड ओ है, तो माइनस है, प्रोडक्ट एक ही है तो सम ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या आएगी? ओ एच बॉन्ड आ जाएगी। ठीक है, तो 2 आएगा। उसके अलावा एनर्जी एच और ओ बॉन्ड, तो एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? 436। उसके अलावा एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितनी है? आपने बच्चों इसको जो है वो डिवाइड कर देना है 2 पे। तो जब आप इसको 2 पे इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 247.5। क्लियर? 247.5। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे मैंने हाफ नहीं ना लिखा, हमने सिर्फ बॉन्ड लिखा है, तो आपने उसको ऊपर ही सॉल्व कर लेना जो है वो एच ओ बॉन्ड की एनर्जी देखो कितनी है, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंगल की एनर्जी क्या होगी? 463। क्लियर? इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा -242.5 किलो जॉल पर मोल। अब ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।